प्यारे विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 11 का संविधान सिद्धांत एवं व्यवहार। इस पुस्तक का लास्ट जो पाठ है संविधान का राजनीतिक दर्शन, है ना। अब दर्शन का मतलब होता है नजरिया, दृष्टिकोण, आप किस तरीके से उसको देखते हैं, है ना। तो भारत का जो संविधान है उसका राजनीतिक यानी राजनीति के हिसाब से उसको अगर देखा जाए तो उसकी क्या विशेषताएं है ना, किस दृष्टिकोण से इसको देखा जाना चाहिए, ये इस पाठ के अंदर हमारे पढ़ने को मिलेगा। लिखा हुआ है कि इस पुस्तक में अभी तक हमने संविधान के कुछ मुख्य प्रावधान थे, यानी अब संविधान के अंदर क्या क्या है उन बातों का अध्ययन किया है, और पिछले 69 वर्षों में इन प्रावधानों में कैसे काम किया हमने इस बात का भी अध्ययन किया है। संविधान कैसे बना, लेकिन क्या कभी आपके मन में यह सवाल उठता है कि ब्रिटिश शासन से आजादी हासिल करने के बाद राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन के नेताओं ने संविधान को अंगीकार करने की जरूरत क्यों महसूस की, यानी इसको हमने जो स्वीकार किया है तो स्वीकारने की जगह हमने अंगीकार शब्द यूज में लिया। कौन सा लिया है? अंगीकार, है ना। तो उन्होंने खुद को और आने वाली पीढ़ियों को संविधान से बांधने का फैसला क्यों किया। इस पुस्तक में बार बार आपका सामना संविधान सभा की बहसों से हुआ। यह पूछा जा सकता है कि संविधान के अध्ययन के सिलसिले में संविधान सभा की बहस से गहरी परीक्षा करना क्यों जरूरी है। इस अध्याय में सबसे पहले इसी प्रश्न का उत्तर खोजा जाएगा, ठीक है, कि भाई ये ऐसे गहरी परीक्षण करने की क्यों आवश्यकता है, ये इस प्रश्न का उत्तर खोजा जाएगा। और यह प्रश्न भी पूछना जरूरी है कि हमने जो संविधान अपनाया है ये संविधान कैसा है ना, कैसी प्रवृत्ति वाला है। इस संविधान के सहारे हम अपने किन उद्देश्यों को पाना चाहते हैं ना, उद्देशिका के अंदर उद्देश्य है वो निहित है, बताए गए। क्या इन उद्देश्यों के साथ में कोई नीति बोध जुड़ा हुआ है, यानी ऐसी कौन सी संस्कारिक बात जुड़ी हुई है, और अगर हम ऐसा है तो ये नीति बोध स्वयं में क्या है, हमने ऐसा संस्कार कहां से प्राप्त किया, हमारे संविधान के पीछे कौन सी नैतिक दृष्टि काम कर रही है, ठीक है ना। और इस दृष्टि की मजबूती और सीमाएं यानी कहां तक है, किस हद तक ये काम करती है, इसी के अनुसार संविधान की सफलता और कमजोरी क्या है, इन सभी प्रश्नों को हम क्रम से और इसके दर्शन को जानने की कोशिश करेंगे। लिखा हुआ कि इस अध्याय को पढ़ने के बाद में आप ये जान पाओगे कि संविधान के अंदर कौन सा दर्शन है, अंतर्निहित दर्शन कौन सा है और इसको समझना क्यों जरूरी है। भारतीय संविधान की जो मूलभूत है वो विशेषताएं कौन कौन सी है, और इस संविधान की आलोचनाएं यानी लोगों ने इसके बारे में पक्ष में, यानी कुछ ने ये कहा होगा कि भाई बहुत अच्छा संविधान है, कुछ ने ये भी कहा होगा कि भाई ये संविधान इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, इससे उनका अच्छा है। तो ऐसी आलोचनाएं पढ़ेंगे जहाँ आपके गुण और दोष दोनों बताए वो, और इस संविधान की हद सीमाएं ये क्या है, ये सारी बातें इस अध्याय में हमारे को पढ़ने को मिलेगी। तो सबसे पहला प्रश्न है और इसका उत्तर है कि संविधान का दर्शन से आपका यानी हमें क्या समझना चाहिए। तो कह रहे कि कुछ लोग मानते हैं कि संविधान सिर्फ कानूनों से बनता और कानून एक बात है तथा मूल्य और नैतिकता बिल्कुल ही अलग बात है, इसलिए संविधान के प्रति केवल कानूनी नजरिया अपनाया जा सकता है, न कि नैतिक या राजनीतिक दर्शन का नजरिया। यह सच है कि हर कानून में नैतिक तत्व नहीं होता, हर एक कानून में नैतिकता हो ये जरूरी नहीं है। यानी कुछ कानून ऐसे होते हैं जो मनुष्य के काम आते हैं, कुछ कानून ऐसे जिनका मनुष्य से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। या तो वो जंगलों के कानून होंगे या वो जीव जानवरों के कानून होंगे, है ना, लेकिन फिर भी मनुष्य को उसको समझने क्यों जरूरी है ना। तो ये कह रहे हैं कि हर एक कानून नैतिक तत्व का नहीं होता है, किंतु बहुत से कानून ऐसे जिनका हमारे मूल्यों और आदर्शों के साथ में गहरा संबंध है। हमारे जो मूल्य होते हैं और आदर्श जो होते हैं उनमें संबंध होता है। उदाहरण के लिए कोई भी कानून भाषा या धर्म के आधार पर व्यक्तियों के बीच में भेदभाव की क्या कर रहा है, मना कर रहा है। इस तरह का कानून समानता के विचार से जुड़ा हुआ है। यह कानून इसलिए बना है क्योंकि हम लोग समानता को क्या मानते हैं, मूल्यवान। बहुत जरूरी चीज है कि समानता नहीं हुई
तो लोगों में अफरा तफरी मच जाएगी, है ना। एक परिवार के अंदर अगर माता पिता एक बच्चे का मन ज्यादा रखते हो और एक बच्चे का कम रखते हो तो उस परिवार में कलह होना तय है ना। वह बच्चा ये मांग करेगा कि मैं भी तो आपका बेटा हूँ, मेरे साथ में आपने ऐसा व्यवहार नहीं किया, है ना। ऐसा तो समानता बहुत मूल्यवान चीज है और इस उदाहरण से स्पष्ट है कि कानून और नैतिक मूल्यों के बीच में कैसा संबंध है, गहरा संबंध है। यानी नैतिक मूल्यों को कानून से अलग नहीं किया जा सकता है। इसी कारण संविधान को एक ऐसे दस्तावेज, यानी दस्तावेज को हम उर्दू भाषा में ये भी बोल सकते हैं, हालांकि दस्तावेज भी उर्दू भाषा के शब्द है, और हम बोल सकते हैं कागजात, क्या बोलेंगे, ऐसा कागज देखना जरूरी है जिसके पीछे एक नैतिक दृष्टि काम कर रही हो, है ना। और संविधान के प्रति राजनीतिक दर्शन का नजरिया अपनाने की जरूरत है। संविधान के प्रति राजनीतिक दर्शन का जो नजरिया है, इसका क्या आशय है, इसमें 3 बातों को शामिल किया गया है, ठीक है। अब पहली बात कौन सी है, वो कह रहे हैं कि पहली बात है कि संविधान जो है वो कुछ अवधारणाओं के आधार पर बना है और इन अवधारणाओं की व्याख्या जरूरी है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि हम संविधान में व्यवहार किए गए पदों जैसे कौन से, अधिकार, नागरिकता, अल्पसंख्यक, लोकतंत्र के संभावित अर्थ के बारे में सवाल करें, है ना। ये इसके जो है, ये जो पद है व्यवहार के, यानी जो शब्द है, इन शब्द को जब हम वाक्य में पिरोते हैं तो हम उसको पद बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो ये पद जो है, जैसे अधिकार, अब अधिकार का क्या मतलब है यह अर्थ समझना, कौन कौन से मनुष्य को अधिकार प्राप्त है, संविधान ने कौन कौन से अधिकार दिए। या दूसरा जो है वो नागरिकता, नागरिकता किसे कहते हैं, नागरिकता कैसे प्राप्त की जाती है, कोई भी देश किसी को नागरिकता कब देता है ना। नागरिकता से क्या मतलब है, भारत में, भारतीय संविधान में या हमने भारत में अपने देश में कौन सी नागरिकता को अपनाया है ना। तीसरा है अल्पसंख्यक, क्या है, अल्पसंख्यक का मतलब देश की जनता में जो संख्या में थोड़े हैं उनको हमने क्या किया, अल्पसंख्यक। और अल्पसंख्यक का तो हमने धर्म का भी दर्जा दे दिया कि भाई इस धर्म के लोग हैं वो अल्पसंख्यक है। ऐसे हमने 6 धर्मों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया, आपको पता होना चाहिए, मैंने कई बार बताया क्लास में। अगला है लोकतंत्र, कौन सा तंत्र, हाँ, जिसमें शासन व्यवस्था किसके हाथ में होती है, जनता के हाथ में होती है, किसके हाथ में होती है। तो इनके जो अर्थ है इस बारे में चर्चा करेंगे तो हमें इसके राजनीतिक दर्शन के बारे में पता चलेगा। दूसरी बात क्या है, इसके अतिरिक्त हमारे सामने एक समाज और शासन व्यवस्था की तस्वीर साफ साफ होनी चाहिए जो संविधान की बुनियादी, है ना, यानी मेन मूल जो बात है, अवधारणाओं की हमारी व्याख्या से मेल खाती है। संविधान का निर्माण जिन आदर्शों की बुनियाद पर हुआ है उन पर हमारी गहरी पकड़ होनी चाहिए, है ना। मेन जो मूल जो उद्देश्य है वो कहीं पर भी छीन-भिन नहीं होना चाहिए, कहीं है वो नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, है ना। तब हमें वो संविधान के बारे में ठीक से समझ सकते हैं, ठीक है। और इस सिलसिले में तीसरी और अंतिम बात है वो यह है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा की बहसों के साथ में जोड़कर पढ़ा जाना चाहिए। अब यहाँ बहस का मतलब क्या है, जिसके अंदर वाद विवाद, पक्ष विपक्ष दोनों प्रकार की बातों का चर्चा की गई, है ना। जैसे आप कक्षा में इतने स्टूडेंट बैठे, सभी का एक तरह से सभी को एक जैसा समझ में नहीं आ रहा और नहीं सभी का एक जैसा दिमाग है, किताबें सभी के पास में एक जैसी है, पढ़ाने वाले शिक्षक सभी के पास में एक जैसे, बैठे आप सब एक जैसी जगह पर हो लेकिन सबका दिमाग एक जितना कवर नहीं कर रहा है ना। तो इसलिए ऐसे संविधान सभा में बैठे हुए थे, वे भी सारे किसी भी मुद्दे पर सारे एक मत थे ऐसा नहीं था, है ना। जहां मत है वो ज्यादा प्रभावी होता था, है ना। जितने प्रभावी मत की तरफ जितने ज्यादा लोग होते थे तभी उसको है वो हमारे संविधान में शामिल किया गया है। यानी संविधान के अंदर पक्ष विपक्ष, वाद विवाद, तर्क वितर्क दोनों चीजें समाहित की गई थी। इसलिए कह रहे भाई इसकी बहसों के साथ में जोड़कर पढ़ना चाहिए ताकि सैद्धांतिक रूप से हम ये बता सके कि ये आदर्श कहां तक और क्यों ठीक है। क्योंकि उन्होंने संविधान में जो तत्व समाहित किए उस पर उन्होंने वाद विवाद किया और आगे की पीछे की हर एक बात पर चर्चा की कि भाई अगर ऐसा हो गया तो क्या करेंगे,
तो फिर उसका है वो प्रावधान किया गया कि अगर ऐसी स्थिति बनी तो हमें इस प्रकार से रास्ता निकालना चाहिए, ठीक है। जैसा तो किसी मूल्य को अगर हम संविधान की बुनियाद बनाते हैं तो हमारे लिए यह बताना जरूरी हो जाता कि यह मूल्य सही है, सुसंगत क्यों। इसके बगैर संविधान के निर्माण में किसी मूल्य को आधार बनाना एकदम अधूरा कहा जाएगा, ठीक है। और संविधान के निर्माताओं ने जब भारतीय समाज और राज्य व्यवस्था को अन्य मूल्यों के बदले किसी खास मूल्य समूह से दिशा निर्देशित करने का फैसला किया तो इसलिए हो सका क्योंकि उनके पास में इस मूल्य समूह को जायज ठहराने के लिए बहुत अच्छे क्या थे, तर्क मौजूद थे। क्या थे? लिखा हुआ है भले ही इसमें से बहुत से तर्क है वो पूरी तरह से स्पष्ट नहीं थे, चाहे संविधान के निर्माण करने वालों के तर्क कितने भी कच्चे और अनगढ़ है ना, यानी अपनी मर्जी में आवे ऐसे थे क्यों ना हो, यह कल्पना करना मुश्किल है कि संविधान के अंतर्निहित मूल्यों को जायज ठहराने के लिए उनके पास में तर्क नहीं थे, यानी तर्क हर कोई करते थे। अब सोच रहे कि भाई जब संविधान निर्माण करने का काम अगर 10, 12, 15 या 20, 25 जो मुख्य लोग थे उनके ही बस का था तो बाकी इतनी भीड़ क्यों इकट्ठी की गई है ना, 299 लोग है ना, तो इतने लोगों को क्यों संविधान सभा में जोड़ा गया है ना, उनको बैठा करके क्या किया जाता था। ऐसे नहीं था कि काम बांट दिया कि भाई तुम ये करना, मौलिक अधिकार के बारे में तुम करना, प्रस्तावना के बारे में, ऐसे सबको काम बांटा हुआ नहीं था। शादी विवाह में हम काम बांटते हैं कि ये टेंट वाला काम तुम करना, खाने वाला तुम करना, मेहमानों वाला तुम देखना, ये तुम देखना, तो ऐसे काम बांटा हुआ नहीं था। सारे बैठ करके एक विषय पर क्रम से चर्चा की है ना, तो इसलिए तो ये नहीं कह सकते कि इनके पास में तर्क नहीं थे, तर्क थे। संविधान के अंतर्निहित नैतिक तत्वों को जानने और उसके दावे को मूल्यांकन करने के लिए संविधान के प्रति राजनीतिक दर्शन का नजरिया अपनाने की जरूरत है, और ऐसा करना इस वजह से भी जरूरी है ताकि हम अपनी शासन व्यवस्था के बुनियादी मूल्यों की अलग अलग व्याख्याओं की एक कसौटी पर जांच कर सके। और ये बात स्पष्ट है कि आज संविधान के बहुत से आदर्शों को चुनौती मिल रही है। उस समय हमने जिन बातों को आदर्श कहा उनको आज है वो चुनौती मिल रही है, और इन आदर्शों को संविधान में सूखे हुए फलों की भांति सिर्फ रख भर नहीं दिया गया है, बल्कि इन पर बार बार अदालतों में जिरह यानी क्या होती है, वाद विवाद होता है, और हमारे राजनीतिक जीवन के अभिन्न अंग हैं। इन विविध राजनीतिक हलकों में है ना विधायिका, राजनीतिक दल, मीडिया, स्कूल, विश्वविद्यालय विचार विमर्श होता है। अभी जैसे हम विद्यालय में पढ़ रहे हैं, हम स्कूल की श्रेणी में आ गए, इससे आगे अगर आप पॉलिटिकल साइंस लेंगे तो आप कॉलेज में जाएंगे तो वहां पर भी इस बात को लेकर के चर्चा होगी, ठीक है। और जो है मीडिया पर भी कई सारे कानून होते हैं, इस पर मीडिया चर्चा उछालता है कि भाई ये संविधान की धारा है, इसको तार किया जा रहा है, ऐसा वैसा, ठीक है। और राजनीतिक दल है, ये भी कई सारे कानून बनाने को लेकर के, कोई कानून हटाने को लेकर के कई सारे है वो जनता से वायदे करते हैं। और विधायिका के अंतर तो होता ही है ना। हमारी विधायिका का नाम क्या है बताओ? संसद। क्या है? संसद। और हमारी संसद है वो कितने अंग है संसद के? कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। तो इसके अंदर भी है वो संविधान के जो पहलू है उन पर चर्चा होती है, विचार विमर्श होता है, बहस चलती है, और इन पर सवाल उठाए जाते हैं, और इन आदर्शों की व्याख्या अलग अलग ढंग से की जाती है। लेकिन सबसे ज्यादा जो व्याख्या है वो किसकी ठीक मानी जाती है? न्यायपालिका की। किसकी? सरकार का जो तीसरा अंग है न्यायपालिका, उसकी जो व्याख्या है ये बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि न्याय करने का काम भी वही करती है। तो न्यायपालिका है वो समय समय से अस्पष्ट संविधान के तत्वों की व्याख्या करती है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है और अलग अलग ढंग से की जाती है, कभी कभी अल्पकालिक, अल्पकालिक यानी थोड़े समय के लिए, क्षुद्र यानी छोटे से स्वार्थ के लिए, इसके साथ में चालबाजी भी की जाती है, यानी इसको हटाया जाता है छोटे स्वार्थ के लिए, है ना। इसी कारण से इस बात की परीक्षा की जरूरत पैदा होती है कि संविधान के आदर्श और अन्य हलकों में इन आदर्शों की अभिव्यक्ति के बीच कहीं कोई गंभीर खाई तो नहीं आई है। कभी कभी विभिन्न संस्थाएं एक ही आदर्श की व्याख्या अलग अलग ढंग से करती है, तो हमें इन व्याख्याओं की आपसी तुलना की जरूरत पड़ती है। संविधान के आदर्श अपने आप में परम, यानी ऐसा नहीं है कि ब्रह्म वाक्य चेंज किए जा सकते, परम भी नहीं सही, परंतु हैसियत के लिहाज से अत्यंत क्या होते हैं? महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत
इंपॉर्टेंट होते हैं। मूल्यों और आदर्शों की व्याख्या अलग अलग ढंग से की जाए तो इन व्याख्याओं के बीच में क्या पैदा होता है, विरोध। मूल्य अलग चीज है और आदर्श है वो अलग चीज है, ठीक है। अब देखो मूल्य और आदर्श को अलग अलग कैसे मान सकते हैं, ठीक है। एक विद्यार्थी के जो मूल्य है वो ये है कि विद्यार्थी को पढ़ना चाहिए, लेकिन कितना पढ़ना चाहिए इसके लिए विद्यार्थी अपने आप में अलग अपने अपने हिसाब से आदर्श स्थापित करते हैं। कोई ये विद्यार्थी है जो रोज का 1 घंटा पढ़ता है, कोई विद्यार्थी है जो परीक्षा आने पर ही पढ़ता है, और कोई विद्यार्थी है जो साल भर में या विशेष दौर में या बोर्ड कक्षाओं में उस समय में बहुत विशेष तरीके से पढ़ता है और वैसे नॉर्मली पढ़ता है ना। तो ये सभी ने अपने अपने अलग आदर्श स्थापित कर दिए, ठीक है। तो मूल्य और आदर्शों में फर्क है, और कह रहे कि जांचने की जरूरत यह है कि भाई कौन सी व्याख्या सही है, और इस जांच पर अपने संविधान के आदर्शों का इस्तेमाल एक कसौटी के रूप में होना चाहिए। इस लिहाज से हमारा संविधान एक किसकी भूमिका निभाता है, पंच की भूमिका निभाता है। पंच अपने पंच किसको कहते हैं, जो क्या करते हैं, न्याय करते। क्या करते हैं, ऐसा न्याय करते हैं जो लिखित नहीं होता, लिखित नहीं होता। पंचों का न्याय कहीं लिखित नहीं होता, लेकिन एक जगह अगर पंचों ने कोई भी प्रकार का न्याय किया है तो फिर उस न्याय की जगह जगह पर उदाहरण दिया जाता है, ठीक है। भारत के संविधान में भी ऐसे ही, भारत के संविधान में जो संविधान के अनुसार जो फैसले किए जाते हैं वो सारे फैसले लिखित होते हैं। क्या होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय जिन जिन फैसलों पर जो जो निर्णय देता है वो लिखित होते हैं। आप देखिए कि जो वकीलों के चैम्बर यानी जो रूम वगैरह होते हैं जो वकीलों के, उन चैम्बरों में वो सारे के सारे फैसले संविधान लागू करने के बाद में जितने वो लिखे उनके पास में एक दस्तावेज फाइलें बनाई होती हैं और वर्ष वाइज लिखा होता है कि किस वर्ष कितने नंबर के फैसले में क्या दिया गया है। तो वकील उन्हीं को पढ़ करके फिर वो दलील देता है ना। उसके वकील के पास में जो अपना मुवक्किल आता है, यानी जो दोषी हो या अपराधी हो या अपराधी नहीं हो, वो जब आता है वकील के पास में तो वो वकील को अपनी सारी कहानी सुनाता है, भाई मैंने ऐसे ऐसे किया या मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ, ये हुआ वो हुआ, सही गलत वकील को बताता है। फिर वकील पीछे के जो भी फैसले किए होते हैं उन फैसलों में से देखता है कि ये पीछे के किए गए फैसलों में से किस फैसले के जैसा है, ठीक है। तो जिस फैसले के जैसा है उस फैसले